हेलो एवरीवन। आज हम रिवाइज करने वाले हैं एक और चैप्टर इनकम टैक्स का, जो कि है रिटर्न ऑफ इनकम। ये हमारे सिलेबस का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हमारे एग्जाम में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से हमें देखने को मिल जाता है। और बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको बहुत ही अच्छे से हमें कवर करना होता है ताकि हमारे एग्जाम में हम 4 मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम की स्टार्टिंग होती है सेक्शन 139 से, और सबसे पहले हम देख रहे हैं 139 सब सेक्शन 1, मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, कि किस किस पर्सन को अपनी आईटीआर या फिर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा, किस किस पर्सन को आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। ये बात किस सेक्शन में लिखी गई है? 139 सब सेक्शन 1 में लिखी गई, और उसकी क्या ड्यू डेट है वो भी कहाँ बताया गया? 139 के अंदर बताया गया है। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है? कंपनी और फर्म। भाई ये सेक्शन क्या कह रहा है कि कंपनी और फर्म तुम्हें तो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। भाई चाहे तुमने इनकम मान की हो, तुमने लॉस इनकर करा हो, तो भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। देखो आगे लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम, कंपनी और फर्म को हमेशा ही अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, ध्यान क्या रखना है? फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, मतलब एलएलपी को भी अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड पॉइंट को स्किप करके एक बार थर्ड पॉइंट देखते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है? थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, पीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। देखिए यहाँ पे कंपनी और फर्म नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है पहले पॉइंट के अंदर। तो ये बाकी पर्सन यहाँ कवर किए गए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जिनकी टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर 6A के अंदर कौन सी डिडक्शंस आती है? 80C से लेकर 80U तक जो डिडक्शंस आती है उनकी बात की गई है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये जो लिखा हुआ है ये तो ग्रॉस इनकम बन गया ना? हाँ बन गया। देखो, टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, टोटल इनकम लेकिन डिडक्शन से पहले, मतलब ग्रोस टोटल इनकम की बात हो रही है। लेकिन ग्रोस टोटल इनकम की भी नहीं, एक चीज और एड बैक कर रहे हैं हम। क्या एड बैक कर रहे हैं? जो कैपिटल गेन्स के अंदर हमें एग्जम्पशंस मिलती है, सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, ये सारी डिडक्शंस भी हमें क्या करनी है? एड बैक करनी है। ठीक है, तो टोटल इनकम हमने ली, टोटल इनकम में दो चीजें एड बैक कर दो। एक तो डिडक्शन चैप्टर 6A वाली, सेक्शन 80 की सीरीज वाली डिडक्शन, एक सेक्शन 54 वाली एग्जम्पशन एड बैक कर दो। ठीक है, कर दिया एड बैक। अब क्या करना है? तो अब देखो, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्या वो अमाउंट ज्यादा आ रही है? ठीक है, अगर ज्यादा आ रही है तो मतलब हमें रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, अगर कम आ रही है तो रिटर्न फाइल नहीं करना। और ध्यान क्या रखना है, यहाँ सिर्फ मोर देन है, इक्वल टू नहीं है। अगर एग्जैक्ट इक्वल आ रही है ये वाली अमाउंट, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के एग्जैक्ट इक्वल आ रही है, तो भी रिटर्न फाइल करना नहीं है। अच्छा अच्छा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मतलब मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, अगर हमारे पास डिफॉल्ट रिजाइम है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी होगी हमारी? 4 लाख। ठीक है, ऑप्शनल रिजाइम है तो अपने पास तीन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। कौन सी? एक तो 2.5 लाख, ठीक है, एक 3 लाख और एक 5 लाख। अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख, सीनियर सिटीजन है 3 लाख, अदर्स के केस में क्या है? 2.5 लाख। ठीक है, तो अगर हमारी टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से और बिफोर गिविंग इफेक्ट टू एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 54 की सीरीज वाली एग्जम्पशंस, तो अगर वो अमाउंट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो मतलब आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। ये प्रोविजन किस किस पे लगेगा? इंडिविजुअल पे लगेगा, फर्म पे, एचयूएफ, फर्म पे नहीं लगेगा, इंडिविजुअल पे, एचयूएफ पे, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट जिसको आईटीआर फाइल करनी होती है वो वाला। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि कोई भी पर्सन जिसने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अच्छा देखो एनी पर्सन लिखा हुआ है यहाँ पे। एनी पर्सन क्या मतलब? कंपनी और फर्म की भी बात कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनको तो पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग कंपल्सरली आईटीआर फाइल करनी है, तो उनकी तो बात हम कर नहीं रहे। उनके अलावा बाकी किसी और की बात कर रहे हैं जो इस पॉइंट में भी कवर ना हो रही हो। भाई उनकी टोटल जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम कम आ रही हो, उनको भी आईटीआर फाइल करनी पड़ सकती है। कब? डिपॉजिटेड more than 1 crore in one or more current account in a bank or cooperative bank। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? मोर देन 1 करोड़ है, यहाँ पे है मोर देन 1 करोड़। अगर मैंने एग्जैक्ट 1 करोड़ जमा कराए हैं करंट अकाउंट के अंदर तो मुझे आईटीआर फाइल करने की नीड नहीं है। अगर मैंने 1 करोड़ से ज़्यादा जमा कराए हैं तो ही मेरे को आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। तो ध्यान रखना है, करंट अकाउंट के देखो 1 और मोर, एक बैंक के साथ मेरे 2 करंट अकाउंट है, दोनों में जो मैंने जमा कराया होगा दोनों को एग्रीगेट करके फिर हम देखेंगे कि 1 करोड़ से ज़्यादा है या फिर नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला क्या कह रहा है कि भाई अगर हमारे पूरे साल का जो फॉरेन एक्सपेंडिचर, फॉरेन ट्रेवल के ऊपर एक्सपेंडिचर हुआ है, अगर वो 2 लाख से ज़्यादा का हुआ है, हैज़ इनकर्ड एक्सपेंडिचर मोर देन
2 लाख या तो हमारे खुद के लिए या किसी और पर्सन के लिए ऑन फॉरेन ट्रेवल। भाई तुम क्या कर रहे हो, विदेश जाने के लिए 2-2 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च कर रहे हो, तो भाई आ जाओ, ITR फाइल करनी पड़ेगी। यहाँ भी मोर देन था, यहाँ भी मोर देन है। थर्ड क्या है, अगर तुम्हारा बिजली का जो बिल आ रहा है पूरे साल का वो 1 लाख से ज़्यादा आ रहा है तो भी ITR फाइल करनी पड़ेगी। हैव इनकर्ड मोर देन ₹1 लाख टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। ठीक है, 3 पॉइंट्स तो ये होगी, इसके अलावा और 4 पॉइंट्स हो रहे हैं। क्या? एनी पर्सन हु ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, सेम अगर बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस से सेल्स कितनी हो रही है, 60 लाख से ज़्यादा की। ठीक है, ध्यान रखना है, हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल्स की। अगर वो सेल्स कितने से ज़्यादा की है, अगर वो 60 लाख से ज़्यादा की है, मतलब ITR फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर बिजनेस नहीं कर रहे, हम तो प्रोफेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोफेशन कर रहे हो तो भाई तुम्हारी लिमिट भी हम कम कर देंगे। बिजनेस वालों को 60 लाख की, तुम्हारे लिए है 10 लाख की। अगर तुम्हारी ग्रोस रिसिट्स 10 लाख से ज़्यादा है तो तुम्हें भी ITR फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर अपना कहीं पे टैक्स डिडक्ट हुआ है या फिर टैक्स कलेक्ट हुआ है, दोनों का एग्रीगेट मिला के। ठीक है, अगर कहीं पे टैक्स डिडक्ट हुआ है या फिर टैक्स कलेक्ट हुआ है, कितना? अगर हम नॉर्मल पर्सन है तो 25,000 और मोर, अगर हम सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 और मोर। ठीक है, TDS और TCS को मिला के देखनी है लिमिट ये कि 25,000 या उससे ज़्यादा, या फिर सीनियर सिटीजन में 50,000 या उससे ज़्यादा का TDS या TCS है 1 साल के अंदर, तो भी हमें ITR फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, ध्यान क्या रखना है, देखो अभी तक हर जगह पे मोर देन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे मोर देन और इक्वल टू आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा, अगर हमने करंट अकाउंट में पैसे जमा कराए हैं कितने, 1 करोड़ से ज़्यादा, तो हमें ITR फाइल करनी पड़ेगी। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट की। 1 और मोर सेविंग अकाउंट में हमने पैसे जमा कराए हैं कितनी, 50 लाख और मोर। 50 लाख और मोर, करंट अकाउंट में था मोर देन 1 करोड़, लेकिन सेविंग में क्या है, 50 लाख या उससे ज़्यादा जमा कराए हैं तो भी हमें ITR फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो मल्टीपल पॉइंट्स है, किसी भी पॉइंट में हम कवर हो गए तो हमें ITR फाइल करनी पड़ सकती है। अच्छा, एक और पॉइंट अब क्या आता है, वो हम जो सेकंड पॉइंट हमने स्किप किया था अभी हम वो देख रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट देखिए किस क्या बात कर रहा है कि एनी पर्सन हु इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अच्छा, तो देखो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल को हम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ठीक है, और फिर रेजिडेंट को आगे क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। हम बात किसकी कर रहे हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट की। अगर कोई पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसको ITR फाइल करनी पड़ सकती है। कब? अगर उसके पास कोई भी एसेट है, कहाँ पे, इंडिया के बाहर। अगर कोई किसी पर्सन के पास में एसेट है इंडिया के बाहर, या फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कि नहीं किसी एंटिटी के अंदर इंडिया के बाहर। मतलब मान लो कोई एक बंदा है जो फॉरेन की किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है, मतलब उसके पास फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया ना इंडिया के बाहर की एंटिटी का, मतलब उसको ITR फाइल करनी पड़ेगी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड, हैविंग साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट आउटसाइड इंडिया। अगर मैंने फॉरेन में किसी फॉरेन बैंक में अपना बैंक अकाउंट ओपन करा लिया, उसमें मेरे पास साइनिंग अथॉरिटी है, तो मतलब मुझे ITR फाइल करनी पड़ेगी, चाहे मेरी इनकम कितनी भी हो। अब थर्ड क्या लिखा हुआ है, अगर ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बेनिफिशियरी है किस चीज़ का, कोई भी एसेट का जो लोकेटेड कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया, या फिर बेनिफिशियरी है किस चीज़ का, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी का। अच्छा, तो ये बेनिफिशियरी क्या होता है, ये बेनिफिशियरी क्या होता है, देखो 2 टर्म्स होते हैं, एक ओनर और एक बेनिफिशियरी। ओनर और एक बेनिफिशियरी, जिस बंदे ने कंसीडरेशन पे करी है वो क्या होता है, ओनर होता है, मालिक होता है। बेनिफिशियरी जिसको बेनिफिट मिल रहा होता है उस एसेट का। तो क्या ओनर और बेनिफिशियरी सेम पर्सन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। मैंने कोई चीज़ खरीदी, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, मैंने खरीदी, मैं ओनर, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं बेनिफिशियरी। क्या ओनर और बेनिफिशियरी अलग अलग पर्सन हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। ओनर जिसने पैसे दिए हो, बेनिफिशियरी जो यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी, मैं ओनर, मैंने वो एसेट यूज़ करने के लिए किसी और को दे दिया, तो वो दो जो कोई और पर्सन जो उसको यूज़ कर रहा है वो क्या बन जाएगा, बेनिफिशियरी। तो अगर कोई ऑर्डिनरी रेजिडेंट किसी एसेट का बेनिफिशियरी है, मतलब ओनर चाहे ना हो लेकिन तुम उस एसेट को यूज़ कर रहे हो ना, इंडिया के बाहर वाले एसेट को, मतलब तुम्हें ITR फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, इस पॉइंट को अभी हम और डिटेल में देखते हैं। अगले पेज पे आइए, अगले पेज पे देखिए, यही पॉइंट और डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले बताया हुआ बेनिफिशियल ओनर, मतलब ओनर क्या होता है, उसके बाद बेनिफिशियरी क्या होता है। तो ओनर के अंदर अपने को सिर्फ क्या देखना है, भाई जिसने कंसीडरेशन पे करी हो, हु हैज प्रोवाइडेड कंसीडरेशन। बेनिफिशियरी क्या होता है, बेनिफिशियरी मतलब हु डिराइव्स द बेनिफिट फ्रॉम द एसेट, जिसको उस एसेट से बेनिफिट मिल रहा है, जो उस एसेट को यूज कर रहा है, तो वो हो जाता है ओनर और बेनिफिशियरी। आगे देखिए, अब हम जो लॉ के अंदर है वो कैसे वर्डिंग्स गिवन कैसे, वो देखिए कि रेजिडेंट एंड अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। जैसे मैंने नोट्स में क्या दिखाया आपको, वहां लिखा हुआ था किस पे प्रोविजन लगेगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे, लेकिन एक्ट में क्या लिखा हुआ है, रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट की बात कर रहे हैं लेकिन नॉट ऑर्डिनरी वाले की बात नहीं कर रहे, मतलब बचा कौन, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम
अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, मतलब उसके ऊपर ये वाले जो बाकी पॉइंट्स है, ये वाले कोई भी पॉइंट्स उसके ऊपर ना लग रहे हो, ठीक है, क्योंकि वे अगर पॉइंट लगे तो वहीं पे उसी के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करनी पड़ जाती है। एंड हु एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, क्या है, होल्ड्स एज बेनिफिशियल ओनर और अदरवाइज एनी एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, कि कोई भी एसेट है हमारे पास में या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी एंटिटी में आउटसाइड इंडिया, या फिर किसी भी बाहर के अकाउंट में अपने पास क्या है, साइनिंग अथॉरिटी, या फिर वो पर्सन क्या है, बेनिफिशियरी है, ठीक है, किसी भी एसेट का या फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट का कोई भी एंटिटी का लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो ना बहुत अच्छा पॉइंट है, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट को समझने के लिए हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जैसे एक एसेट है, ठीक है, ये एसेट कहाँ पे है, आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। इस एसेट की इनकम जो मिल रही है, इस एसेट की इनकम सपोज मिल रही है मिस्टर ए को, ये जो ए क्या है, ये है ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इस एसेट का जो है ये क्या था, ओनर था, और इस एसेट का जो बेनिफिशियरी है ये है बी, बी भी क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। एक एसेट है जो कहाँ पे है, इंडिया के बाहर, ठीक है, उस एसेट का ओनर कौन है, ए, बेनिफिशियरी कौन है, बी, ठीक है। ए भी क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, बी भी क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो देखो जो ए है, अब जो ए है उसको आईटीआर फाइल करनी पड़ जाएगी क्योंकि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और उसके पास कोई एसेट है आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो क्या बी को भी आईटीआर फाइल करनी है, नहीं, अब बी को आईटीआर फाइल करने की नीड नहीं है क्योंकि ये एसेट के रिस्पेक्ट में ए ने अपनी आईटीआर फाइल कर दी है, राइट। ये चीज़ लिखी गई है इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब। तो आगे अब हम देखेंगे ड्यू डेट्स क्या है आईटीआर की। तो ड्यू डेट्स अब हम देखते हैं आगे। देखो 3 ड्यू डेट्स है अभी एट प्रेजेंट, कितनी ड्यू डेट्स है, ये 3 है। नए इनकम टैक्स एक्ट में चेंज हो चुका है लेकिन अभी हमें पुराने वाला ही देखना है। तो 3 ड्यू डेट्स कौन कौन से, 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर, 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और 31 जुलाई। तो सबसे पहले 31 अक्टूबर आईटीआर की ड्यू डेट किस किस के लिए है, एक तो कंपनीज के लिए है, दूसरा पर्सन लाइबल टू टैक्स ऑडिट, ऐसा कोई भी पर्सन है जिसको टैक्स ऑडिट कराना है उन सब की भी आईटीआर की डेट 31 अक्टूबर। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स ऑफ फर्म लाइबल टू टैक्स ऑडिट, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है कि और उसका ऑडिट होना है तो उसके पार्टनर्स की भी आईटीआर की ड्यू डेट क्या होगी, 31 अक्टूबर। इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई एक पार्टनरशिप फर्म है जिसको ऑडिट कराना होता है, उसके अंदर 2 टाइप के पार्टनर्स है, वर्किंग पार्टनर्स, नॉन वर्किंग पार्टनर, क्या दोनों की आईटीआर की डेट 31 अक्टूबर होगी, हाँ दोनों के ही आईटीआर की डेट क्या होगी, 31 अक्टूबर, चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, ठीक है। तो कंपनीज को यहाँ कंसीडर क्यों किया गया है, भाई कंपनीज के लिए तो वैसे भी इनकम टैक्स ऑडिट क्या था, मैंडेटरी था, तो यहाँ हमने ये चीज़ तो लिखी थी कि पर्सन लाइबल टू टैक्स ऑडिट, इसलिए हमने कंपनीज को अलग से लिख दिया, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या होगी, 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर, ठीक है। अच्छा 30 नवंबर फिर किसके लिए है, ऐसा कोई भी पर्सन जिसके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं उसके लिए आईटीआर की डेट क्या है, 30 नवंबर। अच्छा एक पार्टनरशिप फर्म जिसके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो उसके पार्टनर्स के लिए भी आईटीआर की डेट क्या होगी, 30 नवंबर। अच्छा ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या, ये इंटरनेशनल टैक्सेशन का एक कंसेप्ट है जो हम पढ़ेंगे सीएफ फाइनल के अंदर, ठीक है। आगे देखिए 31 जुलाई, ऑल अदर पर्सन जो भी बच गए वो सब के लिए क्या है, 31 जुलाई। अच्छा हमें ज़्यादा जो याद रखना है वो ये दोनों, 31 अक्टूबर 31 जुलाई। अगर ऑडिट होना है 31 अक्टूबर, ऑडिट नहीं होना 31 जुलाई। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमने 44 AD ऑप्ट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब हमें ऑडिट नहीं कराना, हमारी आईटीआर की डेट क्या होगी, 31 जुलाई, ठीक है। तो ये थी ड्यू डेट्स ऑफ आईटीआर। इसके बाद देखते हैं 139 सबसेक्शन 1C, नॉट मच रेलेवेंट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ क्लास ऑफ पर्सन्स को नोटिफाई कर सकती है जिनको रिटर्न फाइल करने से एग्जम्पशन मिल जाएगी। आगे देखते हैं 139 सबसेक्शन 3 रिटर्न ऑफ लॉस, ठीक है। 139 सबसेक्शन 3 रिटर्न ऑफ लॉस, सर कि हमने इनकम की बजाय लॉस इनकर किया है, क्या आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, हाँ लॉस इनकर किया तो भी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो लॉस हमने इनकर किया है ना उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। अगर हम लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो हमें जो अभी टाइम लिमिट देखी ना, इसी टाइम लिमिट के अंदर अंदर हमारी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, टू बी फाइल्ड विद इन द सेम टाइम लिमिट एज मेंशन अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। इफ रिटर्न ऑफ लॉस इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट, तो भाई कुछ लॉसेज ऐसे होते हैं जिनको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। देखो हम बात ये नहीं कह रहा मैं कि सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, हाँ उस साल में तुम सेट ऑफ कर पाओगे अगर लेट आईटीआर फाइल करते हो, लेकिन अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे।
एक्सेप्ट दीज टू लॉसेस। ठीक है, कौन से कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं? फॉलोइंग लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। दो चीजें आती हैं यहाँ पे, एक तो आता है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, क्या आता है? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। दूसरा क्या आता है? लॉस कौन से हेड का? हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर मैंने ITR लेट फाइल करी तो भी, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सिर्फ कौन से रिजाइम में कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? सिर्फ ऑप्शनल रिजाइम के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। डिफॉल्ट रिजाइम के अंदर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो इसके अलावा, इन दोनों के अलावा जो भी लॉस बच गया वो मतलब अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे अगर मैंने ITR लेट फाइल करी है। सपोज कौन से लॉस बचे? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, नॉर्मल बिजनेस का लॉस है। तो ये सारे जो लॉसेस बच गए हैं ना, ये सारे अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का जो लॉस है, तो ये सारे लॉस तभी कैरी फॉरवर्ड हो सकते थे जब हम ITR को टाइम पे फाइल करते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट 139 सबसेक्शन 4 बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न, जैसे आप किसी को बर्थडे विश करना भूल जाए तो उसको हम बोलते हैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। ठीक है, वैसे ही कंसेप्ट है बिलेटेड रिटर्न का कि हम टाइम पे रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं, तो अब हम ड्यू डेट के बाद क्या फाइल कर सकते हैं? हाँ, फाइल कर सकते हैं, जिसको क्या बोला जाएगा? बिलेटेड रिटर्न। इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम विद इन टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ही में फर्निश इट बिफोर। कब तक फर्निश कर सकते हैं? असेसमेंट ईयर के खत्म होने से 3 महीने पहले तक, 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर जब खत्म होने वाला है उससे 3 महीने पहले, जैसे हमारे लिए अभी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? 25-26। इसका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है? 26-27। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर 26-27 खत्म होने से 3 महीने पहले मतलब क्या तारीख आएगी? 31 दिसंबर 2026। ठीक है, एक तो ये डेट होगी। दूसरा बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, ये क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखी होगी। तो इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर जो भी आएगा तब तक हम क्या कर सकते हैं? बिलेटेड रिटर्न फर्निश कर सकते हैं, विच एवर इज अर्लियर 3 मंथ्स प्रायर टू द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। अगर इसका क्वेश्चन आता है तो हमने वर्डिंग यही वाली लिखनी है, डायरेक्टली 31 दिसंबर नहीं लिखना, पहले ये लिखना है, इसके बाद लिखेंगे 31 दिसंबर 2026। ठीक है, आगे देखिए 139 सबसेक्शन 5। अब क्या है? रिवाइज रिटर्न। कि वो क्या हुआ कि हमने रिटर्न फाइल करी और रिटर्न फाइल करने के अंदर कुछ मिस्टेक हो गई है, कुछ गलतियां हो गई है। ठीक है, तो क्या अब हम उसको चेंज कर पाएंगे? हाँ, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसको चेंज करने के लिए हमने क्या फाइल करना पड़ेगा? रिवाइज रिटर्न। अच्छा, चेंज कब तक कर सकते हैं? क्या 10 साल बाद भी चेंज कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए भी टाइम लिमिट है। क्या टाइम लिमिट है? सेम टाइम लिमिट है जो हमने किसमें पढ़ी? जो हमने बिलेट रिटर्न के अंदर पढ़ी। टाइम लिमिट देखो क्या है? आफ्टर फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 इफ एनी पर्सन डिस्कवर्स एनी ओमिशन or wrong statement he may revise the return of income before 2 dates, या 3 months prior to the end of relevant assessment year, वही 31 दिसंबर 2026 हमारे अटेम्प्ट के लिए, या फिर बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर तक हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा हमने जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी थी ना, वो रिटर्न ऑफ इनकम नहीं थी, वो रिटर्न ऑफ लॉस थी। क्या उसको भी रिवाइज कर सकते हैं? यस, उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने रिटर्न एक बार रिवाइज कर चुका हूँ, लेकिन मैं इतना नालायक हूँ कि मैंने दोबारा भी उसमें गलती कर दी। क्या अब दोबारा रिवाइज हो सकती है? हाँ, तीसरी बार भी उसको ऊपर रिवाइज कर सकते हैं, चौथी बार भी रिवाइज कर सकते हैं, कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं इस डेट से पहले पहले। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ देखो, रिवाइज रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कितनी बार भी हम रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, लॉस की रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, क्या मैं बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज कर सकता हूँ? हाँ, बिलेटेड रिटर्न को भी हम रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उसका मेरे को रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि मैंने ओरिजिनल रिटर्न फर्निश की थी जिसके अंदर इनकम थी, वो मैंने फर्निश की थी ITR की ड्यू डेट से पहले। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ओरिजिनल रिटर्न फर्निश की थी ITR की ड्यू डेट से पहले जिसके अंदर इनकम थी, और मैंने ड्यू डेट के बाद उस रिटर्न को रिवाइज कर दिया। अब रिवाइज करने के बाद उस रिटर्न में मैंने इनकम को चेंज कर दिया लॉस के अंदर। ठीक है, तो क्या इस लॉस का मैं अब कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, क्योंकि मैंने ये लॉस गवर्नमेंट को ITR की ड्यू डेट के बाद बताया। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास आता है सेक्शन 234A, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। कि अगर हम ITR को टाइम पे फाइल नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो एक कॉन्सिक्वेंस तो हम पढ़ चुके हैं पहले कि लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरा कॉन्सिक्वेंस सेक्शन 234A का इंटरेस्ट अपने को पे करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट करते हैं 3 चीज़ें चाहिए अपने को, प्रिंसिपल रेट टाइम, प्रिंसिपल रेट और टाइम। प्रिंसिपल रेट
टाइम। रेट देखिए, रेट सिंपल है, 1% पर मंथ, 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। और पार्ट देयर ऑफ का मतलब क्या है कि एक दिन भी अगर हमने डिले किया तो 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 1 महीने 1 दिन डिले करा, 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। एक दिन को भी क्या मान लिया जाएगा, 1 महीना। 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। कब से कब तक, फ्रॉम नेक्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। जो भी हमारी ड्यू डेट्स थी, कौन कौन सी, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, उन डेट्स के अगले दिन से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक लगता रहेगा, टू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, जब तक हम रिटर्न फाइल कर नहीं देते। अदरवाइज, और इनकेस हमने रिटर्न फाइल करी ही नहीं है तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट तक। ठीक है, ये तो हमने ट्रेड देख लिया, ये टाइम देख लिया। अच्छा, अब किस अमाउंट पे लगेगा, तो भाई जितनी अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी है, जितनी अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी है उसमें से माइनस कर दो जो टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है, जो टैक्स कलेक्ट हुआ है। कोई एडवांस टैक्स आपने पे करा है, कोई ईएमटी का क्रेडिट मिलना है, कोई रिलीफ अपने को मिलना है, तो जो बैलेंस सेल्फ असेसमेंट टैक्स था उस पर लगेगा। अच्छा, इन सबको माइनस क्यों किया भाई, गवर्नमेंट को तो पैसे से मतलब है ना। गवर्नमेंट के पास अगर टैक्स पहुंच चुका है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अच्छा, इसमें से अमाउंट और टाइम में से कोई भी अमाउंट और टाइम, ये दोनों चीज़ होनी चाहिए, तभी देखो इंटरेस्ट लग पाएगा। अगर ये बैलेंस जो है ये जीरो आ गया तो भाई गवर्नमेंट कह रही कोई बात नहीं है, नहीं लगेगा टैक्स। अगर आईटी टाइम पे फाइल कर दी तो भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये था सेक्शन 234A। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 234F कि भाई अभी तो इंटरेस्ट लगा है ना, अभी तो लेट फीस भी लगेगी। लेट फीस सेक्शन 234F की जो लेट फीस है, डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। सेक्शन 234F फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अगर हम आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं ड्यू डेट तक तो हमें लेट फीस पे करनी पड़ सकती है, कितनी, 5,000। लेकिन 5,000 देखो बहुत बड़ी अमाउंट होगी, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या एक छोटा सा रिलीफ दिया कि अगर तुम्हारी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख, तो फीस जो है वो 5,000 से घट के कितनी हो जाएगी, 1,000। ठीक है, सिंपल याद रखना है क्या, लेट फीस पे करनी पड़ेगी 234F की। ठीक है, कितनी है, अगर हमने आईटीआर टाइम पे फाइल नहीं करी है, अगर हमारी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो 1,000, 5 लाख से ज़्यादा है तो 5,000। ठीक है, अब मुझे एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उसका मुझे आंसर बताइएगा कि सेक्शन 234A का जो इंटरेस्ट है और सेक्शन 234F का जो लेट फीस है, क्या इन दोनों चीज़ों की हमें पीजीबीपी के अंदर रिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं अब। सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 वो किस चीज़ का है, डिफेक्टिव रिटर्न, कि हमने रिटर्न फाइल करने के अंदर कुछ गड़बड़ की है तो उसको बोला जा रहा है यहाँ पे डिफेक्टिव रिटर्न। ठीक है, ये गलतियाँ कब हो सकती थी, जब रिटर्न फिजिकली और मैनुअली हम फाइल किया करते थे। ऑनलाइन जब हम अब रिटर्न फाइल करने लगे हैं तो उसमें चांसेस ना के बराबर है कि ये वाले डिफेक्ट्स हो सके। तो ये क्या है, देखिए, रिटर्न इज कंसिडर्ड एज डिफेक्टिव इफ ये 3 में से कोई भी एक चीज हो गई तो रिटर्न को क्या बोलेंगे, डिफेक्टिव रिटर्न है भाई। इट इज नॉट फाइल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। मतलब आईटीआर फाइल करने के मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4। ठीक है, और ये नहीं है कि अपनी मर्जी से जो फॉर्म पसंद आया, जो नंबर पसंद आया, एक रेंडमली सिलेक्ट किया उसमें फाइल कर दी, नहीं। हर एक टाइप के एसएससी के लिए एक फॉर्म है। ठीक है, सपोज मुझे आईटीआर फाइल करनी चाहिए थी आईटीआर 4 में, ठीक है, मैंने फाइल कर दिया आईटीआर 2 के अंदर, तो वो क्या बन गई, डिफेक्टिव रिटर्न। ठीक है, प्रूफ ऑफ टैक्स पेमेंट इज नॉट अटैच्ड विद रिटर्न। ठीक है, टैक्स पेमेंट का प्रूफ होता क्या, चलान होता है जो जनरेट होता है। ठीक है, चलान के ऊपर चलान का आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होता है, तो वो अटैच करना पड़ता है रिटर्न के साथ में। अगर अटैच नहीं किया रिटर्न क्या बन जाएगी, इनवैलिड या फिर डिफेक्टिव रिटर्न। आगे, रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB इज नॉट सबमिटेड। ये कौन सा सेक्शन था, 44AB टैक्स ऑडिट का सेक्शन था। तो देखो, पहले ऑडिट होता है या पहले आईटीआर फाइल करनी पड़ती है, पहले होता है ऑडिट, उसके बाद होता है आईटीआर फाइल करनी होती है। तो जो टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट है वो साथ में अटैच करनी पड़ेगी, किसके, आईटीआर के। अगर मैंने अटैच नहीं करी, पहले आईटीआर फाइल कर दी, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, डिफेक्टिव रिटर्न। अच्छा, डिफेक्टिव रिटर्न मानते ही सबसे पहले हम हमारे जो एसएससी है उसको अपॉर्चुनिटी देंगे। ठीक है, एओ शेल इंटीमेट द डिफेक्ट टू द एसएससी एंड गिव अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। कितने टाइम में, 15 दिन के अंदर अंदर। अगर एओ चाहे तो एओ ज़्यादा टाइम भी दे सकता है। क्या 20 दिन का टाइम दे सकता है एओ, हाँ, एओ मे एक्सटेंड द पीरियड। ठीक है, अगर डिफेक्ट ठीक कर दिया तो ठीक है, बात खत्म होगी। इफ डिफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड, एसएससी भी जिद्दी था, वो कह रहा नहीं मैं डिफेक्ट ठीक नहीं करूंगा, तो एओ इफ डिफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड विद इन 15 days और एक्सटेंडेड पीरियड, द रिटर्न वुड बी ट्रीटेड एज इनवैलिड रिटर्न। ऐसा मान लिया जाएगा कि एसएससी ने रिटर्न फाइल करी ही नहीं है। हम ऐसा मान लेंगे कि भाई खराब रिटर्न का क्या करना है, हम तो ऐसा मान रहे हैं कि तुमने रिटर्न फाइल ही नहीं करी। आगे देखिए, इफ एसएससी रेक्टिफाइज द डिफेक्ट आफ्टर एक्सपायरी 50 days या फिर एक्सटेंडेड पीरियड। रेक्टिफाई तो कर दिया, लेकिन हमारा एसएससी ने क्या करा है, 15 दिन के बाद या फिर जो टाइम पीरियड दिया गया था उसके बाद रेक्टिफाई किया, बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। तो एओ मे कंडोन द डिले एंड ट्रीट द रिटर्न एज
वैलिड रिटर्न। अब सारा कुछ किस पे निर्भर करता है, असेसिंग ऑफिसर पर। अगर वो चाहे तो कंडोन मतलब माफ़ कर सकता है इस डिले को कि भाई हाँ इससे गलती होगी, चलो इसको माफ़ कर देते हैं। लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, एओ के ऊपर। वो माफ़ कब करेगा, अगर हमारे पास कोई वैलिड रीज़न होगा जो डिफेक्ट है उसको लेट रेक्टिफाई करने का। ठीक है, तो इसी के साथ हमने डिफेक्टिव रिटर्न का जो टॉपिक है वो भी रिवाइज कर लिया है। आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट अपने पास सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 140A। ये किस चीज़ का, सेल्फ असेसमेंट का। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट मतलब देखो, हमें खुद से गवर्नमेंट को हमारी इनकम बतानी होती है, खुद से उस पर टैक्स कैलकुलेट करके पे करना होता है। इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेल्फ असेसमेंट। वेयर रिटर्न ऑफ इनकम इज फर्निश्ड बाय द एसएससी ही शैल पे द फॉलोइंग बिफोर फाइलिंग हिज रिटर्न ऑफ इनकम। गवर्नमेंट को क्या क्या चीज़ पे करनी पड़ती है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना पड़ता है। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे कैलकुलेट, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, क्या सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। देखो, टोटल टैक्स लेना है, उसमें से माइनस कर दो टीडीएस, टीसीएस है, एडवांस टैक्स है, और कोई क्रेडिट अपने को मिलना है, कोई रिलीफ मिलना है, सारी चीज़ माइनस करने के बाद जो बैलेंस पे करेंगे उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अच्छा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 234A, B और C का। 234A का इंटरेस्ट जस्ट अभी हमने देखा था, और 234B और C का जो इंटरेस्ट है वो एडवांस टैक्स के साथ आता है। फीस अंडर सेक्शन 234F, ठीक है, लेट फीस जो हमने अभी देखी है। तो ये तीनों चीज़ अपने को पे करनी पड़ती है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आ सकता है कि भाई देखो ये तीनों चीज़ें पे करनी थी हमें, ठीक है, लेकिन हमने जो अमाउंट है वो कम पे करी है। इफ अमाउंट पेड बाय द एसएससी इज लेस देन द एग्रीगेट अमाउंट पेबल, इन तीनों को एग्रीगेट जो पे करना चाहिए था हमने वो कम पे करा है, देन सीक्वेंस ऑफ एडजस्टमेंट विल बी, सबसे पहले क्या माना जाएगा, क्या पे किया हमने, 234F की फीस, फिर सेकंड पे इंटरेस्ट, फिर थर्ड पे टैक्स। अच्छा, ये सीक्वेंस ऐसा क्यों रखा गया, देखो फीस तो एक बार लगी, दोबारा लग नहीं सकती, सबसे पहले फीस को एडजस्ट कर दो, फिर उसके बाद इंटरेस्ट को, लास्ट में अगर बैलेंस बचेगा तो किसका बचेगा, टैक्स का बचेगा। टैक्स का बैलेंस बचा होने से क्या है, जो इंटरेस्ट है वो दोबारा लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही स्मार्ट है गवर्नमेंट, इसीलिए ये सीक्वेंस माना गया। अगर मान लो मैं ऐसा कर लेता कि पहले टैक्स को एडजस्ट कर देता, तो भाई इंटरेस्ट जो है वो दोबारा और इंक्रीज नहीं हो सकता था, इसलिए पहले इंटरेस्ट को एडजस्ट करेंगे, बाकी बची हुई बैलेंस जो भी है उसको टैक्स से एडजस्ट करेंगे, तो रिमेनिंग बचेगा टैक्स पेबल, उसके ऊपर दोबारा से लगना क्या स्टार्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट। ठीक है, जो शॉर्टफॉल बचेगा उसके लिए एसएससी को हम क्या मान लेंगे, एसएससी इन डिफॉल्ट। ठीक है, शॉर्टफॉल के लिए हम एसएससी को क्या मान लेंगे, एसएससी इन डिफॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब अपना जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है 139 सबसेक्शन 8A अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। 139 सबसेक्शन 8A अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये अपडेटेड रिटर्न क्या होता है, सुनने में तो ऐसा लग रहा है ना कि रिवाइज रिटर्न जैसा कुछ है, तो रिवाइज रिटर्न अपडेटेड रिटर्न बिल्कुल ही अलग अलग कंसेप्ट है, बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो देखते हैं अपडेटेड रिटर्न हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन 2 फर्निश अपडेटेड रिटर्न किसको दिया गया है, कोई भी पर्सन जिस मे फर्निश अपडेटेड रिटर्न फॉर अ प्रीवियस ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट ही हैज फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 101, 104, 105 फॉर दैट प्रीवियस ईयर। मतलब समझो क्या बोला जा रहा है कि कोई भी पर्सन अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर सकता है, चाहे उसने पहले कैसी भी रिटर्न फर्निश की हो या ना की हो। 139 सबसेक्शन 1 रिटर्न ऑफ इनकम था, 139 सबसेक्शन 4 और 139 सबसेक्शन 5 ये बिलेटेड रिटर्न, लॉस रिटर्न, रिवाइज रिटर्न की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने अगर मेरी ओरिजिनल रिटर्न फर्निश की है एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर की, क्या मैं उस असेसमेंट ईयर की अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। मैंने किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर की ओरिजिनल रिटर्न फर्निश ही नहीं करी, क्या मैं अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर सकता हूँ, हाँ वो भी कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने किसी असेसमेंट ईयर की रिटर्न फर्निश नहीं करी है, क्या मैं रिवाइज रिटर्न फर्निश कर सकता हूँ, नहीं। रिवाइज रिटर्न तभी फर्निश हो सकती है अगर हमने ओरिजिनल रिटर्न फर्निश करी हो तो। ठीक है, टाइम लिमिट देखिए, अपडेटेड रिटर्न कब तक फर्निश कर सकते हैं, विद इन 48 मंथ्स ऑफ द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जब असेसमेंट ईयर खत्म हो जाता है उसके 48 महीने तक हम अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर सकते हैं। अच्छा, रिवाइज रिटर्न के अंदर क्या टाइम लिमिट थी, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के खत्म होने से 3 महीने पहले या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, आगे किस किस केस के अंदर अपडेटेड रिटर्न के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। अपडेटेड रिटर्न इज अ लॉस रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न के अंदर सिर्फ इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं, लॉस डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्या रिवाइज रिटर्न लॉस रिटर्न हो सकती है, यस, रिवाइज में हम लॉस डिक्लेयर कर सकते हैं। आगे अपडेटेड रिटर्न हैज इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टोटल टैक्स लायबिलिटी, देयर्स द कैच। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने ये कंसेप्ट बनाया है कि भाई अपडेटेड रिटर्न के अंदर तुम तुम्हारे टैक्स को इंक्रीज कर सकते हो, उसको डिक्रीज नहीं कर सकते। क्या रिवाइज रिटर्न में टैक्स को कम कर सकते हैं, हाँ रिवाइज रिटर्न के अंदर टैक्स को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न रिजल्ट्स इन रिफंड और इंक्रीजेज द रिफंड, अपडेटेड रिटर्न से रिफंड नहीं मिलेगा, रिफंड इंक्रीज नहीं कर सकते। क्या रिवाइज रिटर्न से ऐसा कर सकते हैं, यस, रिवाइज रिटर्न से रिफंड मिल भी सकता है, रिफंड को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो भाई अपडेटेड रिटर्न तभी फर्निश हो सकती है जब गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हो।
ठीक है, गवर्नमेंट से पैसे वापस मुझे मिलने हो तो अपडेटेड रिटर्न फर्निश नहीं हो पाएगी। आगे देखिए, अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड इवन इफ ओरिजिनल रिटर्न इज अ लॉस रिटर्न एंड अपडेटेड रिटर्न इज रिटर्न ऑफ इनकम। ये क्या कहा गया है कि अगर मेरी जो ओरिजिनल रिटर्न है उसमें मैंने लॉस डिक्लेयर किया था, ठीक है, और अपडेटेड में मैं इनकम डिक्लेयर करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। अपडेटेड में लॉस नहीं कर सकते ना आप डिक्लेयर, इनकम तो कर ही सकते हैं। तो हमने इनकम डिक्लेयर करनी है तो हम कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैच है, क्या कैच है कि देखो, अगर मैंने ओरिजिनल में लॉस डिक्लेयर किया था तो अपडेटेड रिटर्न तो मैं 48 महीने तक असेसमेंट ईयर के खत्म होने से तब तक फाइल कर सकता हूँ। तो हो सकता है मैंने उससे अगले साल में उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर लिया हो और मैं अब उस लॉस को कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें? इनकम में। तो भाई अगले साल की रिटर्न भी तो जो है वो गलत होगी, तो उस केस में मेरे को अगले साल की भी अपडेटेड रिटर्न फर्निश करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लॉस सेट ऑफ मैंने कर लिया होगा अगले साल में वो लॉस सेट ऑफ नहीं होना चाहिए था। इन दिस केस अपडेटेड रिटर्न टू बी फर्निश्ड फॉर सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर ऑल्सो। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट था ये, ठीक है। आगे देखिए, सर्कमस्टेंसेज इन विच अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फर्निश्ड। कब कब अपडेटेड फर्निश नहीं कर पाएंगे? where updated return has already been furnished for that assessment year। इसका मतलब क्या हुआ कि अपडेटेड रिटर्न कितनी बार फर्निश हो सकती है? एक साल के लिए एक ही बार, ठीक है। लेकिन जो रिवाइज रिटर्न होती है वो भाई हम रिवाइज रिटर्न एक साल की मल्टीपल टाइम्स फर्निश कर सकते हैं, लेकिन अपडेटेड रिटर्न सिर्फ एक बार, ठीक है। आगे देखिए, वेयर एनी प्रोसीडिंग और असेसमेंट फॉर असेसमेंट और रीअसेसमेंट ऑफ द इनकम इज पेंडिंग और हैज बीन कंप्लीटेड फॉर दैट असेसमेंट ईयर। मतलब अगर गवर्नमेंट ने अपने को पकड़ लिया है कि भाई इस बंदे ने कुछ ना कुछ तो गलत किया है, ठीक है, तो उसके बाद क्या हम अपडेटेड फंडिश कर सकते हैं? नहीं, अब नहीं कर सकते भाई। या तो अपने आप आना था, फाइल करना था, बताना था कि मेरी इनकम इतनी और है, इतना टैक्स उस पर और बनता है, वो पे करना था। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने आपको पकड़ लिया है, असेसमेंट रीअसेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है, तो भाई अब तुम अपडेटेड फंडिश नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अपडेटेड में अपने ने क्या देखा? टैक्स इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगी, तो टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न। तो ये देखो एक कैलकुलेशन है, ध्यान से समझना है क्या कहा गया। तो हमें क्या जो अपडेटेड रिटर्न है उसमें दो चीज़ें पे करनी पड़ती है, एक नॉर्मल पेमेंट, एक एडिशनल टैक्स। तो नॉर्मल देखते हैं हम क्या किसको बोल रहे हैं। तो पहले तो आपका जो टैक्स बनता है अपडेटेड रिटर्न में वो, ठीक है, टैक्स एज पर अपडेटेड रिटर्न और इंटरेस्ट एज पर अपडेटेड रिटर्न, ठीक है। अब इसमें से माइनस देखो क्या किया हुआ है, TDS TCS का क्रेडिट, एडवांस टैक्स कुछ पहले पे हुआ है, कोई टैक्स एंड इंटरेस्ट जो पे करा है पहले की रिटर्न्स के अंदर। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये क्या बच गया? टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल एज पर अपडेटेड रिटर्न, कि कितना टैक्स और इंटरेस्ट और पे करना पड़ेगा अपडेटेड रिटर्न में, ये आया। अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ सोच के बताओ, क्या अपडेटेड रिटर्न के अंदर 234F की फीस पे करनी पड़ सकती है? देखो, अगर मैंने ओरिजिनल रिटर्न फर्निश की है तो अपडेटेड रिटर्न में 234F की फीस पे करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने ओरिजिनल फर्निश नहीं किया और मैं डायरेक्ट अपडेटेड फर्निश कर रहा हूँ तो 234F की फीस भी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार दोबारा देखिए, हमने इसमें 234F की फीस बात नहीं करी है, टैक्स और इंटरेस्ट की बात की है कि जो अपडेटेड एंड फर्निश कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कितना टैक्स और इंटरेस्ट मिल रहा है उसका टोटल करो, उसमें से माइनस कर दो जो भी चीज़ पहले हम पे कर चुके हैं। तो जो बैलेंस बच गया ये अब क्या करना पड़ेगा? पे। अच्छा, जो ये बैलेंस बच चुका है ये तो पे करना ही है। गवर्नमेंट ने क्या कहा है भाई, इसके ऊपर आपसे शगुन और लेंगे। कितना शगुन लेंगे? जो गवर्नमेंट आप शगुन लेगी अपने से वो क्या है? एडिशनल टैक्स। ये क्या था? नॉर्मल टैक्स, ठीक है, ये था नॉर्मल टैक्स, ठीक है। एडिशनल टैक्स गवर्नमेंट क्या कह रही है भाई, जो ये ऊपर नॉर्मल टैक्स पे करे हुए ना तुम अपडेटेड रिटर्न के साथ में, इसके साथ में हमें शगुन लेना है। कितना? या तो 25% या 50% या 60% या फिर 70%। कब कब? अगर तुम्हें अपनी गलती जल्दी याद आ गई, असेसमेंट ईयर के खत्म होने से 12 महीने के अंदर अंदर याद आ गई, तो भाई हम 25% लेंगे। किसका? टैक्स प्लस इंटरेस्ट पेबल एज पर अपडेटेड रिटर्न का। भाई तुम्हें याद आया 12 महीने के बाद में, असेसमेंट ईयर खत्म होने के 12 महीने के बाद, लेकिन 24 महीने के अंदर अंदर 12 से 24 के बीच में, तो 50% हो जाएगा ये। अगर हमें हमारी गलती याद आती है 24 महीने के बाद 36 महीने के अंदर अंदर, तो ये 50% से कितना हो जाएगा? 60%। और अगर हमने और लेट कर दिया 36 महीने के बाद 48 महीने के अंदर अंदर हमें गलतियाँ याद आई, तो 70% हो जाएगा टैक्स प्लस इंटरेस्ट पेबल एज पर अपडेटेड रिटर्न का, ठीक है। अच्छा, अगर हमें हमारी गलती याद आती है 48 महीने के बाद, तो भाई अब कुछ नहीं हो सकता। अब हम गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करके बता नहीं सकते। अब तो कभी ना कभी गवर्नमेंट को अगर पता लगेगा किसी और सोर्स से, तो फिर तो भाई असेसमेंट ही स्टार्ट होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है डिफरेंस बिटवीन रिवाइज रिटर्न और अपडेटेड रिटर्न, ये हमने साथ में रिवाइज करते करते देख लिया कि रिवाइज रिटर्न और अपडेटेड रिटर्न के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, एक और डिफरेंस क्या, रिवाइज रिटर्न के साथ में अपने को
कोई एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है? नहीं, रिवाइज रिटर्न के अंदर कोई एडिशनल टैक्स पे नहीं करना होता है, लेकिन अपडेटेड रिटर्न के अंदर एडिशनल टैक्स पे करना होता है। आगे देखिए 139 सेक्शन 139B टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने एक ऐसी ये पोस्ट बना रखी कि ये लोग जो है लोगों को ITR फाइल करने के अंदर हेल्प कर सकते हैं। इसमें से एक दो क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इतना रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए कि देखो कौन फर्निश कर सकता है टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू रिटर्न? स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन्स कैन फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम थ्रू TRP, ठीक है। स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन्स मतलब कौन? मीन्स पर्सन अदर देन कंपनीज या फिर पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट अंडर एनी लॉ। मतलब क्या कंपनी TRP के थ्रू रिटर्न फाइल कर सकती है? नहीं, क्योंकि कंपनी स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन में नहीं आती। अच्छा, कोई भी ऐसा पर्सन जिसका इनकम टैक्स ऑडिट होना हो, क्या वो TRP के थ्रू रिटर्न फाइल कर सकता है? नहीं। कोई भी पर्सन जिसका इनकम टैक्स छोड़ो किसी भी लॉ के अंदर अगर ऑडिट होना है तो वो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन में नहीं आएगा, मतलब वो TRP के थ्रू अपनी रिटर्न फर्निश नहीं करा सकता, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा TRP कौन बन सकता है? इंडिविजुअल होल्डिंग या तो बैचलर डिग्री या फिर क्लियर्ड CA इंटर, CS एग्जीक्यूटिव, CMA इंटर कैन बिकम TRP। कौन नहीं बन सकता? लीगल प्रैक्टिशनर, CA एम्प्लॉइज ऑफ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन्स या फिर सर्व शेड्यूल बैंक विद विच एसएससी मेंटेन्स करंट अकाउंट। देखो CA भी TRP नहीं बन सकता, CA जिसने क्लियर ना की वो भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो CA इंटर क्लियर करने के बाद कोई पर्सन जो है वो अपने आप को एज ए TRP एनरोल करा सकता है। एक और कंसेप्ट है ये वाला, इसमें क्या कहा गया? अ पर्सन कैन नॉट फर्निश्ड रिवाइज रिटर्न थ्रू TRP अनलेस ही हैज फर्निश्ड ओरिजिनल रिटर्न थ्रू सच और एनी अदर TRP। मतलब अगर मैंने ओरिजिनल रिटर्न खुद फर्निश करी है, क्या मैं रिवाइज TRP से करा सकता हूँ? नहीं, नहीं करा सकता। अच्छा, दूसरा क्या बन सकता है क्वेश्चन? अगर मैंने ओरिजिनल रिटर्न TRP A से फर्निश कराई है, क्या मैं रिवाइज रिटर्न TRP B से फर्निश करा सकता हूँ? हाँ, करा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सच और एनी अदर TRP, राइट। तो TRP वाला जो टॉपिक है वो भी अपना क्या हो चुका है? कंप्लीट। इसके बाद जो दो टॉपिक्स बचते हैं अपने कौन कौन से? एक तो पैन और आधार के प्रोविजंस है, ठीक है, और एक वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम की किसकी रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा। ये टॉपिक्स जो है लर्न करने वाले टॉपिक्स है जो आपको मॉड्यूल से खुद रिवाइज करने होंगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये आप कवर कर ही चुके हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम आफ्टर ड्यू डेट। अब देखिए जो कॉन्सिक्वेंसेज है ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आता है। तीन अपने को पॉइंट्स, अगर ये क्वेश्चन आता है तो तीन चीज़ अपने को डिटेल में एक्सप्लेन करनी होती है, 234A, 234F और एक जो लॉसेस है जो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते अगर हम रिटर्न लेट फाइल करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे डिटेल के अंदर अपने को एक्सप्लेन करने होते हैं। तो इसी के साथ हमने रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर की कंप्लीट रिवीजन कर ली है।